जैसा कि मैंने बोला था कि आज हम लोग आईडी पर आपसे क्या करेंगे, डिस्कशन कर रहे हैं। किससे? आईडी मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। और कल आप लोग के ग्रुप में भी मैसेज आया होगा कि 18-20 अक्टूबर मैक्स टू मैक्स जितने भी टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, वो सब क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। ठीक है ना। आप आए हो ना आए हो, आपको बनता है नहीं बनता है, ये अलग मैटर है। सीखेंगे आप लोग फिर, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोग सब समझदार हैं। देखिए जरा ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आज का जो चैप्टर है वो आपके आईडी का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना। आईडी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके बारे में मैं आपसे क्या कर रहा हूं बेटा, डिस्कशन कर रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर इस चैप्टर को ढंग से समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे ना, तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है बहुत अच्छा खासा क्या है, फायदा देखने को मिलेगा, है ना। चैप्टर का नाम सब जानते हैं, आईडी का 3 नंबर का चैप्टर है ये। क्या नाम है जिसका? वैसे तो आप कुछ भी बोलिए, आप इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलिए, ठीक है ना, या आप इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोल दीजिए। कई लोग भावुक होकर के क्या बोल देते हैं, लिबरलाइजेशन। क्यों पीछे बैठ गई हो? आगे आ जाओ, इधर जल्दी, इधर आओ। इसका अगला क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और क्या बेटा, ग्लोबलाइजेशन। ये भी क्या रख लेना है, दिमाग में रखना है ना। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम ये है कि भाई आखिर जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, आपको पता है इसके पहले के चैप्टरों में ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं कि किस तरीके से हमारा देश जब आजाद हुआ तो पहला चैप्टर यही था कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ क्या बेटा, इंडिपेंडेंस। कि जब हमारा देश आजाद होता है तो हमारे देश की क्या स्थिति थी, हमारे देश की इकोनॉमिक पोजीशन क्या थी। फिर दूसरे चैप्टर में आपने देखा कि हमारा जो देश है वो कैसे धीरे धीरे ग्रो किया, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया उसने, और किस तरीके से हम हर एक चीज को पब्लिक सेक्टर के हाथों में देते गए, है ना। प्राइवेटाइजेशन का कोई रोल नहीं था जनरली, ठीक है ना। और इस चैप्टर में आज हम देखेंगे कि आखिर जो गलतियां हुई या जो भी चीजें रही हैं जनरली, तो उसमें हम लोग कहां लैग कर गए, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़ गए, सब जानते हैं। यहां पर आपको डेट भी दिख रहा है कि मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में बेटा, 1991 के बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। ईयर है 1991। आप जो बोलना है बोलो, इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलो। कई लोग इसे क्या नाम दे देते हैं बेटा, एलपीजी रिफॉर्म्स का भी नाम देते हैं। कई लोग इसे क्या नाम दे देते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स का भी क्या करते हैं बेटा, नाम दे देते हैं। ठीक है ना, कि भाई कौन सा रिफॉर्म है, एलपीजी रिफॉर्म्स है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो ये केवल आप इकोनॉमिक्स पे नहीं पढ़ते, बल्कि आप ये बिजनेस में भी पढ़ते हैं। ये बहुत ही सदाबहार, मतलब 12मासी फूल होता है ना, जैसे वैसे ये चैप्टर आपको और अभी भी मिल रहा है और आगे आने वाली जिंदगी में भी ये बात आपको मिलती रहेगी, आप कुछ भी करेंगे तो भी। तो आज हम इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपसे क्या करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। बिफोर दैट आप देख पा रहे हैं कि जब हमारा रिफॉर्म नहीं हुआ था, मतलब मैं बात कर रहा हूं 1991 के क्या बेटा, पहले। आपको इतना तो समझ है कि भाई 1947 में देश क्या हो गया, आजाद हो गया। 1947 से हम लोगों ने 1990 तक की एक यात्रा जो है बेटा करी, जिसमें कई प्रधानमंत्री आए गए, ठीक है ना, और उन्होंने अपने अपने तरीके से इकोनॉमी को जो स्टेबल करने की कोशिश थी वो की। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो करवाना था, उस अलग अलग पॉलिसीज रही, है ना, उसके हिसाब से देश चलता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉलिसी कुछ मामलों में क्या कर गई बेटा, फेल कर गई। कहीं ना कहीं ये पॉलिसी कुछ मामलों में फेल कर गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता पड़ी। तो पहली जो चीज हमें देखना है वो ये है कि भाई जब रिफॉर्म नहीं आया, प्री रिफॉर्म मतलब रिफॉर्म के पहले की क्या स्थिति है, मतलब मैं बात कर रहा हूं 1947 से कब तक की बेटा, है ना, 1990 तक की मैं आपसे क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले तो पोस्ट इंडिपेंडेंस विजन का मतलब यह होता है जनरली कि जब हम आजाद हुए तो उसके बाद आपको पता है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए, नेहरू। पहले प्रधानमंत्री कौन बने, नेहरू बने। और नेहरू ने जो है भाई साहब, आप देखेंगे कि उनका एक अल्टीमेटली विजन ये था कि भाई डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या किया जाए, देश के अंदर में पैदा किया जाए। क्या पैदा किया जाए, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो उन्होंने बोला कि हम ना ही
एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट बनेंगे, हम ना ही एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट बनेंगे और ना ही भाई साहब क्या बनने वाले हैं, एक्सट्रीम सोशलिज्म वाले बनेंगे। हम तो दोनों का क्या अपनाने वाले हैं, मिक्स अपनाएंगे। तो ना ही हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनाई और ना ही हमने क्या बेटा, सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाई। हमने अपनाई कौन सी इकोनॉमी भाई साहब, मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या किया, तवज्जो दिया। तो हमने यही देखा कि भाई हमारी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, मिक्स्ड होनी चाहिए। मिक्स्ड का मतलब ही ये होता है, यहां पर मैंने साफ लिख दिया है, द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, जहां पर भाई साहब प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा प्लस क्या बेटा, पब्लिक सेक्टर भी क्या करने वाला है, काम करेगा। जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को ही क्या किया, फॉलो किया। आप देख सकते हैं यहां पर कि ना भाई एक्सट्रीम, ना ही एक्सट्रीम कैपिटलिज्म और ना ही एक्सट्रीम क्या बेटा, सोशलिज्म। एक्सट्रीम कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में इकोनॉमी के रिसोर्स क्या कर दिए जाते हैं, सौंप दिए जाते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना उनका मेन मोटिव होता है, जिससे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन की स्थिति देश के अंदर में पैदा हो सकती है। और एक्सट्रीम सोशलिज्म में क्या होता है कि भाई साहब जो गवर्नमेंट है ना, उसके हाथ में पूरी चीजों को दे दिया जाए। पर भारत की ऐसी स्थिति नहीं थी कि पूरी की पूरी चीजें कौन चला पाएगा, सरकार अकेले चला पाएगी। तो हमने ऑप्ट किया कि किसी भी तरीके से भाई साहब हमको क्या है ना, इसमें जब देखना, अभी जब ये आएगा ना, इसमें तो एक लिंक डालूंगा मैं टेलीग्राम की, है ना। तो टेलीग्राम के लिंक से पहले भी अगर मैंने बताया है कभी, अगर ये नोट्स चाहिए तो उस टेलीग्राम में आपको एज इट इज जो है भाई साहब मिल जाने वाला है। तो लिंक दूंगा, उससे ज्वाइन कर लेना कॉमर्स बाबा वाले में, और उसमें ये नोट्स डेली के जितने भी आपके पीडीएफ या आपको जो भी पीपीटीज वगैरह हैं, ये वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। डेली के जो हम क्वेश्चन लगाएंगे वो सब भी क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं लिंक भेज दूंगा, अगर आप हालांकि टेलीग्राम में सर्च करोगे मिल जाएगा कॉमर्स बाबा क्लासेस, है ना, बट लिंक भी भेज दूंगा साथ में। तो उसमें ये जो है जनरली आप देख लेना, ये पूरा की पूरा मिल जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, घर में जाके आप इसको रीड कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा। जितने भी चैप्टर आगे होंगे सबके आपको पीपीटी से अवेलेबल करवा दी जाएंगी, है ना। अब देखिए, ये मिक्स्ड इकोनॉमी सब जानते हैं कि भाई गवर्नमेंट का प्रेजेंस रहेगा, है ना, और दोनों मिलकर के काम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर के काम करने वाले हैं। अगली चीज क्या है बेटा, हैवी स्टेट क्या बेटा, कंट्रोल। एक चीज हमसे ये गलती हो गई कि हमने स्टेट का मतलब यहां क्या होता है बेटा, स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। सरकार ने मिक्स्ड इकोनॉमी रखी, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन 1947 से लेकर के 1990 तक मेरे भाई बहन उन्होंने क्या किया कि एक्सट्रीम जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में चीजों को रखा, जिसकी वजह से ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा फल फूल नहीं पाया और धीरे धीरे जो गवर्नमेंट की कंपनियां थी या जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी वो लूज करने लगी। और स्थिति आगे की पिक्चर में पूरी बताऊंगा कि क्यों हमें ना चाहते हुए भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है बेटा करने पड़े, है ना। तो अब अगले स्लाइड में देखिए जरा ध्यान से, है ना। अब यहां पर देख लीजिए कितनी बढ़िया चीज है कि भाई हमने प्रोग्रेस तो करी, फूड सिक्योरिटी में हमने प्रोग्रेस किया, लोगों को खाना पानी दिया, डाइवर्सिफिकेशन हुआ। एक्सेसिव रेगुलेशन लेकिन जब सरकार ने कर दिया, सरकार ने क्या किया बेटा, एक्सेसिव रेगुलेशन जब किया तो हमारी इकोनॉमी का क्या रुक गया बेटा, ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक गया, जिसकी वजह से आगे हमें चीजों को मेंटेन करने में क्या हुई, दिक्कत हुई जनरली। अब देखिए जरा ध्यान से कि 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, ठीक है ना। 1991 में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसमें आप देख पा रहे हैं, है ना, कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक स्टॉक मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये सब चीजें क्या करेगा भाई साहब, क्रैश करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसी स्थिति में आगे पूरी पिक्चर समझाई गई है, इस चैप्टर में यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से इकोनॉमी आगे चल के ग्रो कर रही है ना, कैसा क्या हुआ, फिर हमने क्या रिफॉर्म किया, उस रिफॉर्म का क्या इंपैक्ट पड़ा, क्रिटिसिज्म क्या है उसके, प्राइवेटाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, इस पूरे चैप्टर में वही समझाया गया है। और सीबीएसई में इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको पता पूरे आईडी में केस स्टडीज आते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्या बेटा कि मगअप कर लो या स्पून फीडिंग करवा दी जाए, आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देखिए कि सरकार के पास में ना स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। क्यों गंभीर हो गई, क्योंकि देखिए सरकार के पास में एक तो फंड मैनेजमेंट नहीं हो पाया उतने अच्छे तरीके से, सरकार की जो कंपनियां थी वो बहुत सारी कंपनियां लॉस में जाने लगी, है ना, करप्शन बढ़ गया था, एक्सपेंडिचर ज्यादा थे सरकार के पास में और इनकम के सोर्स क्या हो गए बेटा, कम हो गए। सिंपल सा फंडा। मुझे बताइए अगर कोई इकोनॉमी है और
सरकारें हैं, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए और आपको यह ना पता हो कि आपकी इनकम के सोर्सेज कौन कौन से हैं, आपकी इनकम का सोर्स कम हो जाए, खर्चे बढ़ते जाए, इनकम का सोर्स भाई साहब कम होता जाए, तो आप मुझे बताइए क्या कभी कोई इकोनॉमी स्टैंड कर सकती है? कभी नहीं कर सकती है। यही हुआ भाई साहब कि फंड मैनेजमेंट की कमी देखने को मिली, है ना। 1980s के दौर में कोई चीज एक दिन में तो होती नहीं ना कि 1991 में पहुंची और गिर गई इकोनॉमी। सर, किसी भी चीज के पीछे कारण होता है। जैसे आप लोगों का जब कंपार्टमेंट आएगा आप फेल होंगे, तो क्या लग रहा है आपको कि उसी दिन फेल हो गए आप? नहीं, इसकी प्रक्रिया आप बताएंगे कि तब से चालू हुई थी जब से हम कोचिंग नहीं जा रहे थे, फिर जब हम अपने आप में भाई साहब बदलाव नहीं कर पाए, हम गरबा, दिवाली, दशहरा, इन सब चीजों का मजा ले रहे थे, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत 80 से ही हो गई थी, लेकिन 90s में क्या पहुंच गई भाई साहब? ये एक्सट्रीम में पहुंच गई। बहुत सिंपल सा था कि भाई 1990-91 में तो ये आपके साथ भी यही होने वाला है, टेंशन ना ले। तो सर फिर क्या करना चाहिए? अपने आप को संभालो, अपने आप को पहचानो कि कौन से सब्जेक्ट में कमी है, कितनी प्रैक्टिस करना है। अदरवाइज फिर आपको पता है कि दोबारा, जैसे हम लोगों ने भी IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, हेल्प ली, वैसे आप आएंगे कंपार्टमेंट की 15-20 दिन है सर, पढ़ा देते तो ठीक रहता, पास हो जाते, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते। अभी भी 4-5 महीने हैं, अगर आप अपने आप को संभाल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं तो पढ़ लीजिए। और एक और चीज बताता हूं, कई लोग पढ़ने का मतलब क्या समझते हैं? 70% लाना पढ़ना होता है या 80% लाना पढ़ना होता है। सर 70-80 का हमारे 55 आ जाए वही बहुत है ना। मेरे भाई बहन, पढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर आपके 90 के ऊपर परसेंटेज नहीं बन रहे हैं, इट मींस दैट कि तुमने पढ़ा ही नहीं है। तो तुम्हारे वो 60-70 वालों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो पास होने का कोई मतलब है नहीं। इससे अच्छा तो क्या हो जाया जाए? फेल हो जाया जाए, क्योंकि नौकरी पानी तो वैसे ही नहीं लगना है। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो आप अगर 60, 65, 70 नंबर परसेंटेज लाके ला भी लोगे तो कुछ उखड़ने वाला नहीं है। तो पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, अदरवाइज पढ़ाई छोड़ छाड़ के कुछ और किया जाए तो क्या है बेटा? बेहतर है ना। टाइम पास करने का कोई मतलब है नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा। चलिए, तो रूट कॉज मैंने बताया कि फंड मैनेजमेंट, सरकार के खर्चे ज्यादा, इनकम के सोर्सेस क्या है भाई साहब? कम है। हैवी गवर्नमेंट स्पेंडिंग विथ लो रिटर्न्स बेटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम इश्यू 1985 तक आते आते क्या हो गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब सब जानते हैं, नहीं पता, मैक्रो में हमने कवर करेंगे आगे चल के हम लोग। बस आप इतना समझ लीजिए कि भाई साहब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं। आपके यहां से फॉरेन एक्सचेंज करेंसी जो है जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा है आपके देश से, है ना। तो नेगेटिव जो बीओपी जो है देखने को मिला, है ना। और सेंट्रल बैंक रिफ्यूज्ड क्रेडिट बाय क्या बेटा? 1990 तक बोले आपको लोन नहीं मिलेगा। दुनिया के देशों ने और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने क्या कर दिया बेटा? मना कर दिया कि अब तो तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? लोन भी मिलने वाला नहीं है। ये बहुत क्लियर कट बात है। अब देखिए, है ना, इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं यहां एक व्यक्ति हैं, एक और व्यक्ति यहां गायब हैं, उनका नाम ले लेता हूं मैं। सबसे पहले आप इन व्यक्ति को जानते हो अगर, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह है ना, जो उस वक्त के क्या हुआ करते थे बेटा? फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। और जो पीएम हुआ करते थे, पीएम जो हुआ करते थे उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। क्या नाम था बेटा? पीवी नरसिम्हा राव जो थे भाई साहब, वो क्या हुआ करते थे? उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, है ना। सरकार मतलब सर कांग्रेस की ही थी, बिल्कुल भाई साहब। तो यहां पर एक बढ़िया सा टॉपिक आपको समझाया जा रहा है कि वाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर क्या बेटा? असेंशियल। क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म करना क्या था? जरूरी था। तो सबसे पहले तो पुअर पब्लिक सेक्टर क्या बेटा? परफॉर्मेंस। सरकार की जितनी भी कंपनियां थी या यूं कहो जो गवर्नमेंट सेक्टर था, वो पूरे तरीके से काम नहीं कर पा रहा था ढंग से, है ना। सबसे पहले तो बहुत सारे लॉसेस देखने को मिले। कंपटीशन था नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर था नहीं उस जमाने में। कई बार कंपटीशन से भी चीजें क्या होती हैं? बेहतर होती हैं। तो कंपटीशन था नहीं तो इन्हें पता ही नहीं, अपना बढ़िया मोनोपोली चल रही थी, चलने दो, है ना। जॉब सिक्योरिटी और विदाउट क्या बेटा? अकाउंटेबिलिटी। तो ये पुअर पब्लिक सेक्टर का जो परफॉर्मेंस रहा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ी। दूसरा रीजन मैंने आपको अभी पीछे ही बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा कैसा था बेटा? डेफिसिट में था, मैंने आपको सीधे ही बता दिया। और तीसरा, देश में क्या बढ़ रही थी बेटा? महंगाई बढ़ रही थी। देश में क्या बढ़ रही थी? महंगाई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों लाया गया, तो सबसे पहले तो भाई साहब क्या करेंगे? पुअर पब्लिक सेक्टर परफॉर्मेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा था? डेफिसिट बीओपी था। तीसरा क्या है बेटा? इन्फ्लेशन का बढ़ना। सरकार के लिए पूरे देश को संभालना क्या हो गया? बहुत कठिन हो गया, जिसकी वजह से ये चीजें देखने को मिल रही हैं। अब देखिए जरा ध्यान से,
ऐसा कहा जाता है कि उस समय में जो है भाई साहब हमारे पास में केवल 2 हफ्ते का ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है बेटा, बचा हुआ था। 2 हफ्ते का ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा हुआ था, और अगर वो भी खत्म हो जाता तो देश पूरे तरीके से क्या होता, डूब जाता। एक और सर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गया कहां, मैं आपको समझाता हूं कि आखिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहां गया, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो मे भी आप बढ़िया तरीके से समझ पाए। देखिए एक क्या है, उस समय एक वॉर चल रहा था जिसे कौन सा वॉर कहा जाता है बेटा, गल्फ वॉर। क्या चल रहा था, गल्फ वॉर। समझने की कोशिश करेंगे, कौन सा वॉर भैया, गल्फ वॉर चल रहा था। गल्फ वॉर का मतलब होता है जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज वो कंट्रीज है बेटा जिनके पास में पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल वही निकलता है। अरब कंट्रीज बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो क्या हुआ दरअसल कि हमारे देश में उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, और ये सब देश आपस में क्या कर रहे थे बेटा, लड़ रहे थे। ये सब देश आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, और हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज मतलब पेट्रोलियम इन सब चीजों की आवश्यकता थी। तो हम जब लेने गए तो उन्होंने कहा अभी नहीं देंगे, क्योंकि वो तो काय में बिजी थे बेटा, लड़ाई में। और जो देश दे रहे थे तो वो बहुत महंगा दे रहे थे, और जब महंगा दे रहे थे तो हमें अपनी इकोनॉमी को चलाना है, इंडस्ट्री को चलाना है, तो हमें महंगे में भी क्या करना पड़ा भाई साहब, वो लेना पड़ा। और धीरे धीरे जो है भाई साहब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस गल्फ वॉर की वजह से क्या हो गया बेटा, कम हो गया, और केवल आखिरी में आकर के क्या बचा भाई साहब, 2 हफ्ते का बचा जनरली। तब सरकार को याद आया कि भैया अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिक्कत में फंस जाएंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की क्या है बेटा, आवश्यकता है। तब हम लोग आईएमएफ के पास में गए कि भैया हमारी मदद करो। उसने कहा कि भैया मदद नहीं करेंगे जब तक तुम अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी नहीं बना देते। क्या नहीं बना देते, ओपन इकोनॉमी नहीं बना देते। उसने हमें रिफ्यूज कर दिया कि हम आपकी कोई भी मदद नहीं करेंगे अगर आप हमारा कहना नहीं मानते। आपकी अभी इकोनॉमी कैसी चल रही बेटा, क्लोज्ड इकोनॉमी है, आपको किस तरफ जाना होगा, ओपन इकोनॉमी की तरफ जाना होगा। सर ओपन इकोनॉमी का मतलब यह होता है कि दुनिया के लिए अपने देश के दरवाजों को क्या करना बेटा, खोलना, है ना, कि भाई आप दुनिया से ट्रेड करो, है ना, खुल के ट्रेड करो। अपने जो नियम कानून है, जो आपने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, लाइसेंसिंग लगाया है कि कोई व्यक्ति आएगा तो यहां बिजनेस नहीं कर सकता, अगर कोई जो बिजनेस करना है प्राइवेट सेक्टर को तो इतने यूनिट ही कर पाएगा, इन ही सेक्टर्स में कर पाएगा, ऐसे में तो कोई धंधा ही नहीं करेगा ना आपके यहां पर। तो हम आपको पैसे दें, आप वो भी डुबो दो भाई साहब। तो आप अगर ये वादा करते हो कि आप अपनी इकोनॉमी को क्या करोगे भाई साहब, ओपन इकोनॉमी बनाओगे, क्या बनाओगे, ओपन इकोनॉमी बनाओगे, तभी आपको मदद मिलेंगे। मरता क्या ना करता भाई साहब। मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव से बात की कि भैया ऐसा ऐसा मैटर है, अगर जिंदा रखना है तो इनका कहना मानना पड़ेगा। और फिर क्या था बेटा, आ गया एलपीजी रिफॉर्म, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, लिबरलाइजेशन। आप देख सकते हैं यहां ताला खुला हुआ सा नजर आ रहा होगा। ताला खुले का मतलब यह है, सिंपल सा फंडा है कि कुंडी मत खड़काओ राजा, है ना, और सीधे अंदर आओ राजा। इसका मतलब यह है भाई साहब कि रेस्ट्रिक्शंस जो है ना, रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो क्या कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। रास्ता क्या कर दिया जाएगा, आसान कर दिया जाएगा कि आइए हम रेस्ट्रिक्शन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अभी आप समझने पर जोर डालेंगे और ये एग्जैक्ट सेम यही पीपीटी आपको मिल जाएगी। आप आराम से घर पे जाके पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, रिवाइज करो इसी पीपीटी से, ठीक है ना। अब चलिए बेटा, लिबरलाइजेशन का मतलब ही होता है कि बैरियर्स को क्या कर देना, कम कर देना। बैरियर्स को क्या कर देना, कम कर देना भाई साहब, ये दिमाग में रखना है। बैरियर्स को क्या कर देना, कम कर देना। क्या हो गया बेटा, गाना साहू है, गाना याद आ रहा, गाना छोड़ो बेटा, है ना, गाना आता जाता रहेगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह होता है कि आप दुनिया के मार्केट के साथ में क्या करिए भाई साहब, जुड़िए, देशों के साथ में जुड़िए। और तीसरा क्या है बेटा, प्राइवेटाइजेशन। आप जानते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट ने मोनोपोली बना करके रख ली थी, उसको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, जिसे प्राइवेट सेक्टर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, उन्होंने रिफॉर्म किया, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाया और इंडियन इकोनॉमी को फिर से एक ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ ले जाने का क्या किया, उन्होंने प्रयास किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रख लेना। तो यहां जो है एलपीजी रिफॉर्म आपको जो है देखने को मिलेगा। अब एक सवाल आता है जनरली कि आखिर, है ना, एक और सवाल ये आता है कि भाई क्रिटिसिज्म क्या क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या क्या क्रिटिसिज्म है, ये आपसे पूछा जाता है कि जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी है। तो सबसे पहले पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या हो गया बेटा, कम हो गया जनरली, ठीक है ना। अब देखिए जरा, अगर
प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा तो सरकार क्या करेगी बेटा? सरकार का शेयर तो कम होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो सरकार क्या करेगी बेटा? इरिगेशन का फंड कम कर देगी, बिजली महंगी हो जाएगी, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को बनाना है, रोड सरकार को बढ़ाना है, एग्रीकल्चर रिसर्च। बोले ठीक है, आपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इससे क्या हुआ बेटा? जो सरकार का इन्वेस्टमेंट था, भाई सरकार सबसे ज्यादा सोशल वेलफेयर करती है लोगों का, वो कम हो गया। दूसरा भाई साहब लिबरलाइजेशन, देखिए ध्यान से, है ना, इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करना, एलिमिनेशन ऑफ सपोर्ट प्राइसेस का कम कर देना, क्वांटिटेटिव कांस्टेंट जो है भाई साहब, इन्होंने किसानों को क्या करा बेटा? नुकसान पहुंचाया। किसानों को क्या करा? जैसे अभी एक मैं आपको न्यूज बताता हूं, अभी हल्ला था, किसानों ने आंदोलन किया बहुत पहले, आपको याद होगा कि एमएसपी सरकार क्या कर रही है? हटा रही है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट देती है फार्मर्स को, वो क्या कर रही है? हटा रही है। और जब एमएसपी हटा रही है जनरली, तो आपको यह ध्यान रखना है कि बहुत सारे किसान रोड में आ गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि सरकार एमएसपी देती, उसी के दम पे तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, है ना। हमें चिंता नहीं होती कि हमारा सामान कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा? सरकार खरीदेगी। लेकिन अभी तो स्थिति क्या हो गई? गंभीर हो गई है। शिफ्ट टू क्या बेटा? कैश क्रॉप की तरफ हम शिफ्ट हो गए। फूड क्रॉप्स की जगह से कहां शिफ्ट हो गए भाई साहब? कैश क्रॉप की तरफ। और अगली चीज क्या है बेटा? सब्सिडी रिमूवल। सरकार जो सब्सिडी वगैरह देती थी, जो छूट देती थी, जब प्राइवेट सेक्टर आएगा, मुझे बताओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, 5-10 रुपए की पर्ची कटवाते हो, और जहां जितने दिन भर्ती होने की इच्छा, भर्ती रहते हो, बॉटलें लग जाती, सब हो जाता है 5-10 रुपए में हो जाता है। कुछ मेडिसिन आपको बाहर से लेनी पड़ती है। प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट आप हॉस्पिटल्स में जाकर के देखो, आप जाओगे और पहले दिन से आपका बिल फटना क्या हो जाएगा बेटा? चालू। फर्स्ट डे 60,000, डीलक्स बेडरूम मिला है, ठीक है ना भाई साहब, है ना। बीमार आदमी को क्या ही लेना देना डीलक्स है कि क्या है भाई साहब, बट 60,000 का पहले दिन ही बजट बना हुआ है भाई साहब, है ना। ऐसे ही आप प्राइवेट स्कूलों में देख लीजिए और गवर्नमेंट स्कूल्स में देख लीजिए, नो फीस गवर्नमेंट स्कूल्स में, है ना। और प्राइवेट स्कूलों में आपको पता ही है कि हर दिन का एक अलग, लोअर का एक अलग कलर है भाई साहब, टी शर्ट का एक अलग कलर है ना। अगर अकाउंट्स का पीरियड है तो ये ड्रेस चेंज करके आना है, और अगर इकोनॉमिक्स का है तो ये ड्रेस चेंज करके आना। मतलब साल भर में 10-20-50 हजार के तो आदमी क्या खरीद के रखे? कपड़े खरीद के रखे, तब स्कूल जा पाएगा भाई साहब। हाउस ड्रेस, वेडनेसडे ड्रेस, थर्सडे ड्रेस, है ना। अर्थ डे तो अर्थ बन के जाओ, है ना। ये सब चीजें हैं। कहने का ये मतलब है कि जब भी सरकार जो होती है ना, वो हमेशा किसको प्रमोट करने की कोशिश करती है? वेलफेयर को प्रमोट करने की कोशिश करती है। प्राइवेटाइज जब होता है तो सर क्या प्राइवेटाइजेशन इतना गंदा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं प्राइवेटाइजेशन खराब है, लेकिन जब गवर्नमेंट का सपोर्ट जाएगा भाई साहब, तो चीजें उन लोगों के लिए गड़बड़ हो जाती है जिनके पास जो भी गवर्नमेंट के सपोर्ट से चल रहे थे, तो गड़बड़ी होती है जनरली। तो ये क्रिटिसिज्म है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या आया बेटा? बताइए। एग्रीकल्चर को पूरे तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। अब सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है? एग्रीकल्चर नेग्लेक्टेड। कुछ ना याद रहे तो कम से कम कितना बेटा यही याद रखो कि पहला क्रिटिसिज्म क्या है? एग्रीकल्चर को ध्यान नहीं दिया गया। अगर आपकी मेमोरी और अच्छी है तो आप अंदर के पॉइंट्स भी याद रख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट कम कर दिया एग्रीकल्चर सेक्टर में, हार्मफुल रहा लिबरलाइजेशन फार्मर्स के लिए। तीसरा क्या हो गया? सरकार ने एग्रीकल्चर से सब्सिडी को रिमूव कर दिया। और अगला क्या हो गया बेटा? शिफ्ट हो गया फूड क्रॉप से कहां पर बेटा? कैश क्रॉप में। पहला क्रिटिसिज्म है ये। आइए अब दूसरे क्रिटिसिज्म पर मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है ना। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है कि इंडस्ट्रियल और क्या बेटा? डिसइन्वेस्टमेंट फेलियर्स, है ना। क्या है ये? इंडस्ट्रियल और क्या बेटा? डिसइन्वेस्टमेंट फेलियर्स, है ना। सबसे पहले बता दें कि सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को लॉन्च किया, यस और नो, है ना। जब सरकार प्राइवेट सेक्टर को लॉन्च कर रही है तो वो क्या करेगी बेटा? अपना शेयर प्राइवेट सेक्टर को देगी। दिस इज नोन एज क्या बेटा? डिसइन्वेस्टमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इंडस्ट्रियल जो हमने सोचा था कि प्रमोशन होगा, वो इंडस्ट्रियल प्रमोशन भी कई जगह पर फेलियर का सामना उसे भी करना पड़ा। अब देखिए जरा ध्यान से, कैसे भाई साहब? मैंने यहां 2 पॉइंट लिखे हैं, इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री का क्या बेटा? ग्रोथ क्या हुआ? स्लो डाउन। ध्यान से देखना, चीपर इंपोर्टेड गुड्स रिप्लेस क्या बेटा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, है कि नहीं। आपको पता होगा कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। आज भी इंडिया क्या इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है? नहीं है। चाइना से सस्ता माल आ जाता है और यहां की इंडस्ट्रीज को उतनी जगह नहीं मिल पाती है। तो जो बाहर का सस्ता माल है जब इंडिया में आएगा तो यहां की जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनका सामान कोई लेगा क्या? नहीं लेगा अल्टीमेटली। तो पहली चीज तो ये रहा। दूसरा रहा बेटा कि डेवलप्ड कंट्रीज मेंटेन नॉन टैरिफ बैरियर ऑन इंडियन टेक्सटाइल। अगर हमें
अपना सामान दूसरे देशों को बेचना है, तो उन लोगों ने क्या लगा के रखा? हाई टैरिफ। अभी अमेरिका का केस तो आपको पता ही होगा, दे हो अल्लाह मच रहा है कि यूएसए क्या कर रहा है, आपका प्रोडक्ट जो वहां जा रहा है उस पर क्या लगाए दे रहा है बेटा? हाई टैक्स लगाए दे रहा है, जिससे आपका प्रोडक्ट वहां बेचना क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। यह भी खेल चालू हो गया। और तीसरा भाई साहब, इंडिया के अंदर में ना ही वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही भाई साहब पावर सप्लाई नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से आज भी हमारे इंडिया की इंडस्ट्री क्या नहीं कर पाई बेटा? ग्रो नहीं कर पाई है। यह दिमाग में रख लेना है। अगली चीज देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट किस तरीके से क्या रहा बेटा? इनइफेक्टिव रहा, यह समझना होगा। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सोल्ड एट रिड्यूस प्राइसेस टू क्या बेटा? प्राइवेट सेक्टर, है ना। मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर था, जो भी सामान बनाता था, वो प्राइवेट सेक्टर को कम प्राइसेस में क्या करता था बेटा? बेचता था। दूसरी चीज बेटा कि जो पैसा आता था सरकार के पास में, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा देना भाई साहब, है ना। इससे वो कंपनियां जो है ग्रो नहीं कर पा रही थी, जो सरकारी तंत्र था वो भी क्या हो गया बेटा? गड़बड़ हो गया। तो इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट भी रहा। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा? इंडस्ट्रियल फेलियर के बारे में आपको क्या कर रहा हूं? बात कर रहा हूं। पहला क्या हुआ? एग्रीकल्चर। दूसरा क्या हुआ? इंडस्ट्री। और तीसरा क्या है भाई साहब? टैक्स पॉलिसी, है ना, एंड कंज्यूमरिज्म कंसर्न। आपको पता है कि जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ता है ना, तो आपके अंदर में उपभोक्तावाद की संस्कृति भी क्या होती है बेटा? बढ़ती है। इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना है ना। लोगों के पहले भी बाल हुआ करते थे और अभी भी हैं, लेकिन पहले आपको ऐसे प्रोडक्ट दिए गए जिससे आपके बाल क्या हो गए बेटा? झड़ गए। और फिर इसके बाद वहीं पे ऐड आ रहा है कि सबके बाल अलग अलग हैं, सबके बाल उग जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको एक टेस्ट लेना होगा ऑनलाइन और आपके टकले में क्या आ जाएंगे? बाल आ जाएंगे। पहले आप ये बेटा कंज्यूमरिज्म है। ये क्या है? कंज्यूमरिज्म। पहले लोगों के बालों को क्या है बेटा? झड़ाओ केमिकल्स के थ्रू, और इसके बाद फिर उन्हें कौन सी दवाई बांटी जाए भाई साहब? बाल उगाने की। ये कंज्यूमरिज्म है, इसको कहते हैं कंज्यूमरिज्म भाई साहब। पहले आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स बांटे जाएं, जब आपके मुंह के पूरे चमड़ी एक परत निकल जाए, फिर आपको इन्फेक्शन हो जाए, तो भाई साहब फिर दूसरा डर्मेटोलॉजिस्ट जो है बताएगा कि ये वाली दवाई लो। इतनी क्रीम लगाए थे गोरा होने के लिए, अब इतनी ही क्रीम लगा रहे काहे के लिए भाई साहब? वो जो पिंपल्स हो गए हैं, जो एक परत चमड़ी निकल गई है, उसको क्या बेटा? छुपाने के लिए। ये कंज्यूमरिज्म है। आप देख सकते हैं जो चीजें हैं हमारे घर में, आधे से ज्यादा चीजें मेरे को लगता है क्या होंगी बेटा? यूजलेस होंगी, अगर आप देखो, है ना। और आप बहुत सारी चीजें जो खरीद रहे हैं वो क्या होता है? यूजलेस रहता है। ये किसकी है बेटा? कंज्यूमरिज्म। तो लोग यही कहते हैं, है ना, कि भाई एक तो देखो, सबसे पहले सरकार की क्या देखते हैं बेटा? टैक्स पॉलिसी पर बात करते हैं। एक शब्द यहां पर क्या? टैक्स पॉलिसी। सर टैक्स पॉलिसी किस तरीके से? देखो, टैक्स रिडक्शन एंड इंसेंटिव फेल टू इंक्रीज क्या बेटा? गवर्नमेंट रेवेन्यू। सरकार जब आई तो सरकार ने टैक्सेस को क्या किया बेटा? कम किया, जिससे सरकार का रेवेन्यू क्या हो गया बेटा? कम हो गया, है ना। और टैरिफ रिडक्शन डिक्रीज क्या बेटा? कस्टम ड्यूटी स्कोप। तो जब ये सब हुआ तो इससे क्या? देखो, बुराई चल रही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की। सरकार पहले टैरिफ लगाती थी, अब ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हो, तो टैरिफ क्या करना पड़ा सरकार को? कम। तो एक तो वहां से भी पैसा कम आने लगा सरकार को, और दूसरा टैक्स रेट भी क्या कर दिया सरकार ने? कम कर दिया। तो सरकार के पास पैसे क्या है? कम आने लगे। एक तो ये दुनिया की चीजें भारत में आने लगी, है ना। दुनिया की चीजें भाई, पिज्जा बर्गर, ये तुमने देखा था कभी जहान में? है ना, पिज्जा बर्गर तो यहां दूसरे देशों ने आकर के छोड़ा ना, कि ये लो भाई, कोल्ड ड्रिंक्स, कोको कोला, पेप्सी, ये सब जो आप देख रहे हो ये यहां का है ही नहीं, तो ये इंडिया में कहां से आ रहा है गुरु? ये कंज्यूमरिज्म की देन है। आपने देखा तब तो आप ये देख पा रहे हैं ना कि भाई वही चाहिए अपने को। समझ रहे हैं आप बात को मैंने क्या बोला? तो आप क्या करेंगे? न्यू पॉलिसी जब आई है तो उसने दुनिया के उन चीजों को, अच्छी चीजों को तो लाया ही लाया, साथ में उपभोक्तावाद की संस्कृति भी क्या कर दी बेटा? पैदा कर दी। अब लोग उन्हीं चीजों के लिए पीछे भाग रहे हैं, लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं भाई साहब। उनको लग रहा है, पहले लोग मिट्टी लगा के भी नहा लिया करते थे, फिर धीरे से लाइफ बॉय आया तो लोगों को लगा ये बेस्ट चीज है, बाद में पता नहीं ये इससे भी बेस्ट साबुन रहते हैं भाई साहब, तो सब लगा रहे हैं। फिर बॉडी वॉश, बॉडी सावर और पता नहीं क्या क्या आ रहा है आजकल तो भाई साहब, है ना। तो सुपीरियर कंजप्शन के पीछे लोग भाग रहे हैं ओवर एसेंशियल गुड्स। देखो मजेदार चीज बताता हूं मैं तुमको, बहुत सारे लोगों के यहां आप जाओगे ना तो आपको पानी नहीं मिलेगा, और रात में खाना देख लोगे भाई साहब, उन लोगों दिन में चटनी रोटी खा के अपना जीवन जो है भाई साहब बिता रहे, लेकिन आप उनका घर देखोगे ना, बड़ा सोफा, सलाद खाते भी होंगे नहीं, पता नहीं भाई साहब, अपने खाने के ऊपर, अपने भोजन के ऊपर खर्च नहीं कर रहा आदमी। पहली चीज क्या है? घर में बड़ा सोफा होना चाहिए, खुद खाओ ना खाओ,
चटनी रोटी से काम चलाएंगे, लेकिन कोई आ गया कह दिया ना टीवी लगाओ। ऐसे कितने लोग हैं मेरे को बताओ जो उधार में महीना खत्म होते होते 10 लोगों से उधार लेना पड़ता है। भैया पैसे दे देते, मैं लौटा दूंगा अगले महीने आपके। सैलरी कितनी है? 80,000 पर मंथ बंदे की। आप लोग भी जानते होंगे ना ऐसे लोगों को। 80,000 पर मंथ की सैलरी है, वो बंदा भाई साहब क्या नहीं कर पा रहा, अपना घर नहीं चला पा रहा 4 लोगों का, क्योंकि वो उपभोक्तावाद की संस्कृति में डूब चुका है। वो असेंशियल चीजों को छोड़ करके क्यों ले रहे भैया आप पैसे? वो बच्चे की फीस आ गई थी, आपकी वेतन तो 80,000 है। अरे कुछ मत पूछो यार, गाड़ी की किस्त चली जाती है। क्यों लिए गाड़ी? आपके पास 2 पहिया थी ना, गाड़ी मोहल्ले वालों को जलाने के लिए लेनी पड़ी है ना, क्योंकि इसकी मम्मी कह रही थी कि अगर गाड़ी नहीं लोगे तो या तो तुम जलोगे या तो मैं जलूंगी। तो मैंने कहा गाड़ी ही ले आते हैं भाई साहब, है ना। बहुत सिंपल सा फंडा है। मुझे बताइए ऐसे ये कंज्यूमरिज्म ही तो है एक प्रकार का, कि भाई आप असेंशियल चीजों को छोड़ करके आप उन चीजों के लिए भाग रहे हैं। घर में फ्रीज डबल डोर है, खाने का आइटम उसमें एक नहीं है, तो क्यों रखे हो तुम इसको भाई साहब, है ना। पहले खाने का ही ले लेते, फ्रीज बाद में ले लेते। बहुत सिंपल सा है। ये कंज्यूमरिज्म होता है जब आप असेंशियल चीजों को छोड़ करके, जब आप क्या बेटा असेंशियल चीजों को छोड़ करके क्या करते हो, लग्जरियस या सुपीरियर चीजों के पीछे भागोगे, तो आपके साथ में यही होने वाला है जो मैं क्या कर रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं। ये क्रिटिसिज्म है बेटा, जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया है। अगला क्रिटिसिज्म क्या था भाई साहब, कि इससे ग्रोथ तो हुई है, लेकिन कैसी ग्रोथ हुई है? अनबैलेंस ग्रोथ। एक बार मेरे साथ में फटाफट क्या करें, रिपीट करें। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा टैक्स पॉलिसी एंड कंज्यूमरिज्म, चौथा क्या था बेटा आपका? ये चल रहा है कैसी ग्रोथ बेटा? अनबैलेंस्ड क्या बेटा? ग्रोथ। कुछ सेक्टर बहुत तेजी से बढ़े और कुछ सेक्टर नहीं बढ़े जनरली। जैसे मैं आपको बताते हूं, फाइनेंशियल और रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ज्यादा क्या हुए बेटा? ग्रो किया उन्होंने, बहुत तेजी से बढ़े। एंटरटेनमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी, मतलब सीधे तौर पर मैं बोलूं तो क्या बेटा? सर्विस सेक्टर बढ़ा देश में। और आपको यह भी पता होगा कि हमारे देश की जीडीपी जो है उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है? सर्विस सेक्टर का ही है। सबसे ज्यादा जो रोल है, सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन है, कौन से सेक्टर का है? सर्विस सेक्टर का है। तो एक तो सर्विस सेक्टर बढ़ना है ना, बाकी प्राइमरी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का उतना ग्रो ना करना, फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या होना बेटा? बढ़ना, है ना। लिमिटेड ग्रोथ डिस्पाइट ऑफ, आपको पता है ना हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है? एग्रीकल्चर सेक्टर का। ऐसा कैसे हो सकता है कि सबसे ज्यादा लोग, ये वैसा ही हुआ कि सर 8 घंटे अकाउंट्स पढ़ते थे, कंपार्टमेंट भी उसी में आई है। समझ गए बात को? ये कैसा केस हो गया कि 8 घंटे केवल क्या पढ़ा करते थे? दिन में अकाउंट्स, और सर कंपार्टमेंट भी उसी में आ गई। यही स्थिति है भाई साहब। सबसे ज्यादा काम किस पे चल रहा है? एग्रीकल्चर, मतलब सबसे ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं है। और टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर क्या हुआ? बूम हुआ। तो आप ये कह सकते हो कि कुछ सेक्टर ग्रो करे और कुछ सेक्टर क्या भाई साहब वैसे के वैसे ही रहे। तो ये हो गया आपका अनबैलेंस जो ग्रोथ है, जिसको आपको क्या रखना है बेटा? दिमाग में रखना है, जिसके बारे में बात किया है। कल से हम लोग अगला जो लेक्चर रहने वाला है वो क्या रहेगा बेटा? लिबरलाइजेशन इन क्या बेटा? इंडिया, जिस पर मैं आपसे कल क्या करने वाला हूं? बात करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए आईडी में इतना ही। अगले लेक्चर में भाई साहब मिलेंगे, ठीक है ना। फिलहाल निकाल लीजिए क्या बेटा? अकाउंट्स निकाल लीजिए जरा, ठीक है।